तो स्टूडेंट वेलकम टू द क्लास। जैसा कि क्लास 11th के बच्चे जानते ही हैं कि चैप्टर चल रहा है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और जो बच्चे नए जुड़े हैं वो ध्यान रखने की प्रीवियस लेक्चर देखना ज़रूरी है। अगर आज के लेक्चर में आगे प्रोसीड करना है तो आप प्रीवियस लेक्चर को ज़रूर देखिए, लिंक आपको दिया जा रहा है। पहले उस लेक्चर को देखिए, फिर इस लेक्चर में आगे बढ़िएगा। हमने आपको ये सिखाया था कि किसी भी सोर्स से अगर वाइट लाइट या कोई भी लाइट निकलती है और उस लाइट को अगर हम प्रिज्म में से पास करते हैं तो लाइट अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में टूटती है, जिस फिनोमिना को डिस्पर्सन के नाम से पहचाना जाता है। और जो लाइट का एक अरेंजमेंट मिलता है, पैटर्न मिलता है, उस अरेंजमेंट ऑफ कलर को हम स्पेक्ट्रम के नाम से पहचानते हैं। अगर कोई सब्सटेंस लाइट एमिट करता है और हमें स्पेक्ट्रम मिलता है तो ऐसे स्पेक्ट्रम को एमिशन स्पेक्ट्रम के नाम से पहचाना जाता है, आपको बताया गया था। आपको कहा गया था कि ये दो तरह का है, एक कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम जब कलर्स में कोई गैप नहीं होता, और एक होता है डिसकॉन्टिन्यूस है जिसे लाइन स्पेक्ट्रम के नाम से पहचानते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताया गया था कि इन्हें फिंगरप्रिंट्स भी कहा जाता है। ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। फिर हमने आपको रीज़न बताया था कि आखिर लाइन स्पेक्ट्रम क्यों मिलता है, क्या कारण है। तो हमने कहा था कि जब किसी भी एटम को एनर्जी दी जाती है तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, फिर वो इलेक्ट्रॉन वापस जंप करता है, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जंप करता है वैसे वैसे एनर्जी लाइट की फॉर्म में एमिट करता है और हमें उसका कलर मिलता है। हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ रहे थे, जहां आपको बताया गया था कि हाइड्रोजन को जब हम डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर लेते हैं और जो लाइट निकलती है उसे प्रिज्म में से पास करते हैं तो हमें 6 तरह की लाइन्स मिलती हैं। एक को हम लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्कन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फॉन्ट सीरीज और हम्फ्री सीरीज, इस तरह से इनको हम पहचानते हैं। हमने आपको टोटल नंबर ऑफ लाइंस का फार्मूला भी सिखाया था, n2 - n1 n2 - n1 + 1 डिवाइडेड बाय 2। प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें मेंशन हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपको प्रीवियस लेक्चर पता होना चाहिए। हमने कहा था कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करता है तो जो लाइंस आएंगी वो लाइमन सीरीज, किसी भी ऑर्बिट से अगर वो सेकंड में जंप करता है बाल्मर, थर्ड में जंप करता है पास्चन या पास्कन, दोनों में से कोई भी शब्द, फोर्थ में जंप करता है ब्रैकेट, फिफ्थ में करता है फॉन्ट और सिक्स्थ में करता है हम्फ्री सीरीज। ये नाम आपको बताए गए थे। अब ध्यान रखिए, आपको ये नाम, ये सीक्वेंस याद रहने चाहिए। क्या आप में से कोई बच्चा बताएगा इनमें से कौन सी सीरीज अल्ट्रा वायलेट रीजन में होती है? अल्ट्रा वायलेट रीजन में आपको बताई थी लाइमन सीरीज और बाल्मर सीरीज का कुछ हिस्सा, विजिबल रीजन में सिर्फ और सिर्फ बाल्मर सीरीज, और इंफ्रारेड यानी IR रीजन में बाल्मर सीरीज और बाकी सीरीज, ये सभी बाल्मर सीरीज का कुछ हिस्सा ये इंफ्रारेड रीजन में आता है। तो एक ऐसी सीरीज जो हमें दिखाई पड़ती है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में वो है बाल्मर सीरीज। ऐसी कौन सी सीरीज थी जो तीनों रीजन में UV, विजिबल और IR? तो उसका जवाब भी क्या था? बाल्मर सीरीज हमें याद होगा। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखिए। अब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि पहली लाइन कौन से ऑर्बिट से कौन से ऑर्बिट में जंप करने पे आएगी, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन एटसेट्रा कौन से ऑर्बिट से कौन से ऑर्बिट में जंप करने में आएगी, ये आपसे पूछते हैं और इस बेसिस पे न्यूमेरिकल भी आता है। ध्यान रखिए, किसी भी पर्टिकुलर सीरीज में इमीडिएट नेक्स्ट ऑर्बिट से जो लाइन आती है वो फर्स्ट लाइन होती है, उसके बाद वाले से जो लाइन आती है वो सेकंड लाइन होती है, उसके बाद वाले से जो आती है वो थर्ड लाइन होती है। यानी अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन वगैरह के बारे में बात करता हूँ, अगर मैं आपसे फर्स्ट लाइन के बारे में पूछता हूँ तो लाइमन सीरीज में फर्स्ट लाइन होगी, बेस लाइन तो यहाँ फर्स्ट ऑर्बिट है कि इलेक्ट्रॉन कहीं से भी फर्स्ट में आए। इमीडिएट नेक्स्ट, अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करता है तो वो आपकी फर्स्ट लाइन कहलाई जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए सेकंड लाइन क्या होगी, तो इमीडिएट नेक्स्ट से फर्स्ट में आता है तो वो फर्स्ट लाइन, उससे अगले से फर्स्ट में आता है सेकंड लाइन, यानी सेकंड लाइन होगी जब इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करता है। अगर मैं आपसे पूछूं थर्ड लाइन क्या होगी, तो नेक्स्ट वाला फोर्थ से फर्स्ट
वो आपकी थर्ड लाइन कहलाई जाएगी। ऐसे ही अगर मैं बाल्मर सीरीज में आपसे पूछूं कि भाई बताओ फर्स्ट लाइन कब आएगी, तो आप देखो बाल्मर में कहीं से भी इलेक्ट्रॉन जब सेकंड में आता है, तो जब ये इमीडिएट नेक्स्ट से सेकंड में, यानी जब ये थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जाएगा तो ये हमारी फर्स्ट लाइन बनेगी। और अगर उससे अगले से यहाँ पे आएगा यानी फोर्थ ऑर्बिट से सेकंड में, तो ये आपकी सेकंड लाइन बनेगी। थर्ड लाइन जब ये फिफ्थ से सेकंड में आएगा तो ये थर्ड लाइन बनेगी। पास्चन सीरीज में ऐसे ही पूछ लिया जाए, अब पास्चन सीरीज में बेस लाइन यानी कहीं से भी थर्ड में आए तो पास्चन सीरीज कहलाई जाती है। यानी फोर्थ से अगर थर्ड में आता है तो ये कहलाई जाएगी आपकी फर्स्ट लाइन, फिफ्थ से थर्ड में आता है ये कहलाई जाएगी आपकी सेकंड लाइन। तो इस तरह से आपको फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन वगैरह याद रहना चाहिए। बेशक से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको याद रखना, क्योंकि अब मैं इसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ और आप मुझे उस क्वेश्चन का जवाब बताएंगे। क्या होगा? नेम द ऑर्बिट, नेम द ऑर्बिट इन्वॉल्व इन नंबर 1 सेकंड लाइन इन लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज में सेकंड लाइन पूछा। बी फोर्थ लाइन इन बाल्मर सीरीज, बाल्मर में फोर्थ लाइन के बारे में आपसे पूछा गया। और सी पार्ट फिफ्थ लाइन इन पास्चन सीरीज, ये मैंने सपोज आपसे पूछा, तो आपको बताना है कि कब कब, कहाँ कहाँ, कैसे। सेकेंड लाइन इन लाइमन सीरीज, डायग्राम आपके पास होना चाहिए। सेकेंड लाइन इन लाइमन सीरीज अगर कहा है तो लाइमन सीरीज ये है पहली लाइन और ये दूसरी लाइन, यानी सेकेंड लाइन होगी जब थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, थर्ड से फर्स्ट में जंप करेगा, तो ये हमारी सेकेंड। फोर्थ लाइन इन बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज में फोर्थ लाइन चेक करो, ये है बाल्मर सीरीज और ये पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, फोर्थ लाइन, यानी सिक्स्थ से सेकेंड। सिक्स्थ से सेकेंड जब आएगा तो ये फोर्थ लाइन कहलाई जाएगी। n इज इक्वल टू 6 so n इज इक्वल टू 2। फिफ्थ लाइन इन पास्चन सीरीज, पास्चन सीरीज देख लो, पास्चन सीरीज ये रही, ये पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी लाइन, यानी एट्थ ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट के अंदर ये रहेगी आपकी इसकी गिवन लाइन जो आपसे पूछी गई। अगर आपसे कहते लास्ट लाइन, तो लास्ट लाइन का मतलब इनफाइनाइट। किसी भी एटम में इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट होते हैं, तो अगर आपसे कहेंगे लास्ट लाइन तो हमेशा ध्यान रखेंगे आप कहेंगे इन्फिनिटी टू गिवन ऑर्बिट। जैसे मैं कहता हूँ लास्ट लाइन इन लाइमन सीरीज, अब लाइमन में कहीं से भी फर्स्ट में आए, अगर लास्ट लाइन कहता हूँ तो इन्फिनिटी से फर्स्ट में आएगा तो वो लाइमन सीरीज की लास्ट लाइन कहलाई जाएगी। तो ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना है कि फर्स्ट लाइन कहाँ है, लास्ट लाइन कहाँ है, सेकंड लाइन कहाँ है, एटसेट्रा, ये क्लियर कर। अब ज़रा मुझे बताना, अगर मैं आपसे पूछूं लाइमन सीरीज में लोएस्ट एनर्जी की लाइन कौन सी होगी? लोएस्ट एनर्जी, अब लोएस्ट एनर्जी ये पहली लाइन, यही लोएस्ट एनर्जी की लाइन है, तो फर्स्ट लाइन इज द लोएस्ट एनर्जी। इस पॉइंट को अलग से लिख लेना कि फर्स्ट लाइन इज इक्वल टू लोएस्ट एनर्जी, और हाईएस्ट एनर्जी वाली लाइन जो इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन आएगा वो सबसे ज़्यादा एनर्जी का एमिशन करेगा। तो जो लास्ट लाइन होती है वो हाईएस्ट एनर्जी की लाइन भी होती है, और जो फर्स्ट लाइन होती है वो लोएस्ट एनर्जी की लाइन होती है। इन पॉइंट्स को कहीं लिख के रखो, कैसे भी करो, ये आपको पॉइंट अच्छे से क्लियरली याद होने ज़रूरी हैं, इसको समझना होगा आपको। अब देखो, जब हमारे पास इतनी सारी लाइन आ गई, अब अगला सवाल ये उठा कि हमें इन लाइन की वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है कि इनकी वेवलेंथ क्या होगी। लाइमन सीरीज में जो लाइनें मिल रही हैं उसकी वेवलेंथ क्या होगी, बाल्मर सीरीज की वेवलेंथ क्या होगी। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें एक फार्मूला दिया गया
जिसे रिडबर्ग फार्मूला के नाम से पहचाना गया। दिस इज कॉल्ड एज रिडबर्ग फार्मूला। तो रिडबर्ग फार्मूला की डेफिनेशन क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे इट्स अ फार्मूला यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइंस इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में जो कलर मिल रहे हैं, जो लाइंस मिल रही हैं, उनकी वेवलेंथ क्या है, उसे कैलकुलेट करने वाले फार्मूला को रिडबर्ग फार्मूला कहा गया। अब रिडबर्ग फार्मूला देखो क्या था, न्यू बार इज इक्वल टू आर 1/n1 स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। न्यू बार क्या होता है? न्यू बार का मतलब वेव नंबर। प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया गया है वेव नंबर। आर है रिडबर्ग कांस्टेंट, n1 है लोअर ऑर्बिट जो जहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके आ रहा है लोअर ऑर्बिट, और n2 होता है हायर ऑर्बिट। तो लोअर ऑर्बिट हायर ऑर्बिट याद रखो। आपको शायद अच्छे से ध्यान होगा न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ। अगर इसी को वेवलेंथ के टर्म में लिखना हो तो 1/λ इज इक्वल टू आर 1/n1 स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। जेड होगा एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन है तो 1, He+1 यानी हीलियम+1 है तो 2 एंड सो ऑन। n1 है लोअर ऑर्बिट और n2 है आपका हायर ऑर्बिट। इस पॉइंट को याद रखो। आपको अगर वेवलेंथ कैलकुलेट करने को कहा गया है तो आप लैम्डा वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। वेव नंबर कहा गया है तो आप न्यू बार वाले फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान से आपको ध्यान रखना है आर क्या होता है। रिडबर्ग कांस्टेंट 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। कहीं कहीं वैल्यू 109676 होती है, कहीं 109678 होती है, तो आप उसकी मीडियम वैल्यू 109677 सेंटीमीटर इनवर्स इस वैल्यू को लेके आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि आर की वैल्यू सेंटीमीटर की यूनिट्स में है तो जो वेवलेंथ आएगी वो भी सेंटीमीटर की यूनिट्स में ही आपसे पूछी जाएगी। आपसे क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज लाइमन फार्मूला। लाइमन फार्मूला क्या होता है? अब बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज वो कहते हैं कि भाई रिडबर्ग फार्मूला तो हमने पढ़ा है, ये रहा रिडबर्ग फार्मूला, ये लाइमन फार्मूला आखिर क्या हो गया? तो देखो बहुत ध्यान से, इसी रिडबर्ग फार्मूला को लाइमन फार्मूला की टर्म में लिखना है। अब याद है लाइमन सीरीज में लाइनें कब आती हैं? लाइमन सीरीज में मैंने अभी क्या बताया था, जब इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करता है। जब इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट, यानी लाइमन के केस में एक बात फिक्स है कि जो लोअर ऑर्बिट होगा वो हमेशा कौन सा होगा? फर्स्ट होगा। यानी n1 हमेशा फिक्स है, वहां पे 1 होगा, और n2 1 के अलावा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर इस फार्मूला में मैं n1 की वैल्यू को 1 पुट कर देता हूं और n2 को एज इट इज बना रहने देता हूं, यानी लोअर ऑर्बिट फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, n2 उसके बाद का कुछ भी, तो इसको हम लाइमन फार्मूला के नाम से पहचानेंगे। यही अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये दे दिया जाता व्हाट इज मेंट बाय बाल्मर फार्मूला, व्हाट इज बाल्मर फार्मूला, अगर आपको ये क्वेश्चन दे देते तो बाल्मर फार्मूला के लिए क्या करेंगे? जानते हैं ना, बाल्मर का मतलब क्या हुआ? कहीं से भी इलेक्ट्रॉन जब सेकंड ऑर्बिट में जंप करता है, यानी लोअर ऑर्बिट वहां पे फिक्स हो गया सेकंड, हायर ऑर्बिट सेकंड के अलावा कुछ भी हो सकता है, तो 1/λ आर 1/2 स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला यहाँ पर बन जाएगा। इस तरह से रिडबर्ग फार्मूला आपको याद रखना है, आर की वैल्यू आपको याद रखनी है, लाइमन फार्मूला किसे कहते हैं ये याद रखना है, बाल्मर फार्मूला किसे कहते हैं। अगर हमसे कहें पाश्चन फार्मूला क्या है तो अब आप समझ सकते हो कि n1 की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो वो पाश्चन फार्मूला आपके पास बन जाए। अब जरा एक दो न्यूमेरिकल हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या क्या जवाब आ सकते हैं और कैसे आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड।
क्वेश्चन है, फाइंड आउट वेवलेंथ व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स सेकंड टू फर्स्ट ऑर्बिट। जब इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करता है तो आपको बताना है वेवलेंथ क्या होगी। वेवलेंथ जब भी निकालनी है तो रिडबर्ग फार्मूला, सेकंड से फर्स्ट ऑर्बिट, तो लोअर ऑर्बिट कौन सा हो गया, n1 क्या हो गया 1, क्योंकि n1 होता है लोअर ऑर्बिट, n2 हायर, और हायर ऑर्बिट क्या हो गया आपका सेकंड। z की वैल्यू क्या लेंगे, z होता है एटॉमिक नंबर। अगर एलिमेंट मेंशन नहीं है, जैसे इस क्वेश्चन में एलिमेंट मेंशन नहीं है तो हमेशा हाइड्रोजन मानेंगे और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। पुट द वैल्यू, अब यहाँ इन वैल्यू को पुट कर देंगे। सो 1 बाय लैम्डा r 1 अपॉन 1 स्क्वायर 1 अपॉन 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर, इस तरह से ये n1 ये n2 और ये z। 1 बाय लैम्डा r 1 अपॉन 1 अपॉन 4 ये बनता है। और अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो ये आपका r इंटू 3 बाई 4 ये आएगा, एलसीएम लेंगे 4 आएगा, सॉल्व करेंगे ये बनेगा। हमें 1 बाई लैम्डा थोड़ी ही निकालना है, हमें तो लैम्डा निकालना है, पलट के कर देंगे, इसको ऊपर इसको भी ऊपर। सो दिस इज 4r इंटू 3 ये बनेगा। r की वैल्यू 109677 इंटू 3। अब 109677 को आप चाहो तो 1.09, आप चाहो तो रफ में कहीं 1.09 इंटू 10⁵ इंटू 3 इस तरह से लेके इसको सॉल्व करेंगे। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.21 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर, ये इसकी वेवलेंथ आएगी, जिसे आप 121 इंटू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। और 10⁻⁻7 सेंटीमीटर नैनोमीटर के बराबर होता है, तो इसे आप 121 नैनोमीटर के नाम से भी पहचान सकते हैं। किसी भी टर्म में जवाब दें, सभी टर्म में जवाब दें तो बहुत अच्छा है, सेंटीमीटर में निकाल लें, नैनोमीटर में निकाल लें। ध्यान रखना 1 नैनोमीटर का मतलब 10⁻⁹ मीटर या 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, ये 1 नैनोमीटर के बारे में कहा जाता है। इस तरह से आपको इस पॉइंट का न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल मैं आपको देता हूँ, कोशिश करो कि वो आपसे ही सॉल्व हो जाए। देखो कोशिश करोगे तो डेफिनेटली सॉल्व होगा। क्वेश्चन देखो इस तरह से है, find out the wavelength when electron jumps from 4th to 2nd orbit. 4th to 2nd orbit in helium +1 ion. Helium +1 ion में इलेक्ट्रॉन 4th से 2nd में जंप कर रहा है, आपको वेवलेंथ पता लगानी है। अब कोशिश करो कि आप इसका जवाब बताओ तुरंत की तुरंत। कैलकुलेशन कैसे करना है वो मैंने बता ही दिया। मैं जब तक वैल्यू पुट करता हूँ n1 लोअर ऑर्बिट 4th से 2nd, तो n1 हो गया 2, n2 हो गया 4 हायर ऑर्बिट, z इज द एटॉमिक नंबर, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। अब वेवलेंथ निकालनी है, पुट द वैल्यू 1 बाय लैम्डा r 1/2 स्क्वायर 1/4 स्क्वायर और ये 2 स्क्वायर, इस तरह से ना ये 2 2 4 ये 16, सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज r 1/4 1/16 इंटू 4, ये आपके पास बनता है। और फिर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये उसी तरह से 1 बाय लैम्डा 3 इंटू r/4 और लैम्डा निकालना है तो 4/3 इंटू r, तो 4/3 r के लिए 109677, या तो इससे कैलकुलेट करें या रफ में शॉर्टकट अपना सकते हैं और 109677 को 1.09 इंटू 10⁵ लिख सकते हैं। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे 1.21 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर।
जिसको हम 121 10⁻⁻⁷ सेंटीमीटर और इसी को 121 नैनोमीटर, यानी हाइड्रोजन के केस में जो जवाब आया था जब इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट में जंप कर रहा था, वही जवाब हीलियम +1 में जब इलेक्ट्रॉन फोर्थ से सेकंड में जंप कर रहा है इस न्यूमेरिकल का आता है। अब ये जान लो कि भाई इस टाइप का न्यूमेरिकल इम्पॉर्टेंट है, इस टाइप का न्यूमेरिकल एग्जाम में आना ही आना है, तो ये बहुत ज़रूरी है आपकी इस टाइप के न्यूमेरिकल की एक अच्छी सी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अगला क्वेश्चन, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, और आप इसमें कितना आगे बढ़ पाते हैं देखते हैं। नाउ फाइंड द वेवलेंथ। वैसे तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आप सॉल्व करो तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपसे ना सॉल्व हो पाए तो बेशक से देखो, समझो, उसके बाद सॉल्व करो। फाइंड आउट द वेवलेंथ व्हेन इलेक्ट्रॉन jumps from fourth orbit for Balmer series in hydrogen atom। ये आपको क्वेश्चन दिया गया कि when electron jumps from fourth orbit for Balmer series in hydrogen atom, क्या मुझे आप बता सकते हैं कि मैं क्या लूंगा n1 की वैल्यू और क्या लूंगा n2 की वैल्यू। इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट से बाल्मर सीरीज में जंप कर रहा है। अब बाल्मर सीरीज में हमें पता है जब इलेक्ट्रॉन कहीं से भी सेकंड में जंप करता है, तो बाल्मर के लिए n1 की वैल्यू क्या होगी 2 और n2 की वैल्यू क्या होगी 4, क्योंकि आपसे फोर्थ में कहा है, तो बाल्मर के लिए n1 2 और n2 4, फोर्थ से सेकंड, क्योंकि हाइड्रोजन है तो z की वैल्यू 1। बस यही खेल है कि आप कैसे n1 और n2 को सिलेक्ट करते हैं, बाकी तो कैलकुलेशन है आपकी। पुट द वैल्यू, अब वैल्यूज को पुट कर लो, यानी वही 1/λ r 1/2 स्क्वायर 1/4 स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर। और जब आप इन सभी वैल्यूज को सॉल्व कर देंगे, यानी 1/λ हो गया r 109,677 और ये आपका 1/4 1/16, इनका एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, तो लैम्डा इज इक्वल टू 64 109,677 इंटू 12, और ये सॉल्व करके 4.86 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर, या 486 इंटू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, या 486 नैनोमीटर, ये हमारा जवाब बनता है। ये एग्जाम्स में आने वाला क्वेश्चंस में से है, अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन के तौर पे ये पूछा जाता है, तो बहुत गौर से बहुत ध्यान से करो। अगला क्वेश्चन देखो। अब इस क्वेश्चन को किस हद तक आपसे सॉल्व किया जा सकता है ये भी देखना है, क्योंकि इतना जरूर है, मैक्सिमम स्टूडेंट इस क्वेश्चन में गलती करते हैं। आप करते हैं नहीं? लेट्स सी। फाइंड आउट वेवलेंथ व्हेन इलेक्ट्रॉन jumps from third excited state to the first excited state in helium plus 1। अब एक क्वेश्चन आ गया, ध्यान से देख लो। n1 n2 क्या है, जल्दी से सोचो। n1 क्या लोगे, n2 क्या लोगे, जल्दी से इस बात पे गौर कर लो। आपको सारा मेथड बता दिया गया है। वेवलेंथ बतानी है व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स। अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने इस बात को बताया था, जैसे ये एटम है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। पहले ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन है तो इसको इसकी ग्राउंड स्टेट कहा जाता है, ग्राउंड स्टेट। इलेक्ट्रॉन जंप करके जब नेक्स्ट ऑर्बिट में पहुंचता है तो इसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, उससे अगले में पहुंचता है तो इसको सेकंड एक्साइटेड स्टेट, उससे अगले में पहुंचता है इसको थर्ड एक्साइटेड स्टेट। यानी ग्राउंड स्टेट होता है हमारा फर्स्ट ऑर्बिट।
तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होती है हमारी सेकंड ऑर्बिट, और सेकंड एक्साइटेड स्टेट होती है हमारी थर्ड ऑर्बिट, और थर्ड एक्साइटेड स्टेट होती है हमारी फोर्थ ऑर्बिट। इस बात को मैं पहले भी बता चुका हूँ, और ये आपको लगातार याद रखनी भी चाहिए कि कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, ये आपको याद रहना चाहिए। अब देखो ध्यान से कि आपसे कहा इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड स्टेट टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब फोर्थ ऑर्बिट, फर्स्ट का मतलब सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि N1 की वैल्यू 2 और N2 की वैल्यू 4, ये आपको कंसिडर करनी है। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट और थर्ड एक्साइटेड स्टेट, और फर्स्ट कहाँ है तो फोर्थ ऑर्बिट और आपका सेकेंड ऑर्बिट। तो N1 की वैल्यू 2 पुट करेंगे, N2 की वैल्यू 4 पुट करेंगे। R आप जानते ही हैं, हाइड्रोजन है तो Z की वैल्यू 1 होगी। सॉल्व कर लेंगे, जवाब आ जाएगा 1 to 1। आपके पास हीलियम है तो Z एटॉमिक नंबर 2 हो जाएगा 1 to 1 नैनोमीटर। ये इस क्वेश्चन का जवाब बनेगा। तो इस क्वेश्चन में जो खास बात थी वो यही थी कि आप किस तरह से N1 और N2 को सिलेक्ट करते हैं, ये इसकी खास बात यहाँ पे प्रेजेंट थी ना। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन देता हूँ, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान से इसको हम नोट करेंगे। एक बार मैं आपके लिए वो क्वेश्चन जल्दी से ढूंढ लूँ कि हमारे पास कहाँ है। लेट मी चेक द क्वेश्चन। ओके, यस, दिस इज द क्वेश्चन। ध्यान से करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को मार्क करें। कैलकुलेट वेवलेंथ इन lithium +2 when transition takes place between two level whose sum is 4 and difference is 2। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। वेवलेंथ बतानी है लिथियम में, और कहा गया है कि उन ऑर्बिट्स के बीच में जिनका सम 4 है और डिफरेंस 2 है। सम 4 है और डिफरेंस 2, यानी वो ऑर्बिट अगर उनको हम सम करते हैं तो सम 4 आता है। जैसे अगर मैं कहता हूं सेकंड और फर्स्ट ऑर्बिट, तो सेकंड और फर्स्ट ऑर्बिट का सम कितना आता है 3, और डिफरेंस कितना आएगा, सेकंड -1 1 आएगा। लेकिन यहां कहा गया है सम इज 4 एंड डिफरेंस इज 2, तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हमारे पास N1 1 है और N2 हमारे पास 3 है। क्योंकि अब आप खुद सोचो कि 3 और 1 अगर सम करेंगे तो 4 आएगा, माइनस करेंगे तो 2 आएगा। लिथियम है तो Z की वैल्यू आपके पास कितनी होगी 3, क्योंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3। बस पुट द वैल्यू 1/λ R 1/1 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर, और ये आपका 3 स्क्वायर। और यहाँ से अब आपको लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखो इस तरह के न्यूमेरिकल मैंने कहा कि स्कूल लेवल पे आते हैं, ज़रूर आते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है आपकी प्रैक्टिस यहाँ होनी चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन में यहाँ स्टूडेंट उलझते हैं। इसीलिए कैलकुलेशन एस्पेक्ट पे बहुत अच्छे से ध्यान दें। 1.14 × 10⁻⁻⁶, ये आपका जवाब यहाँ पर आएगा। और बहुत ध्यान से ही अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तभी आप इसमें जवाब दे पाएंगे। अब एक में लास्ट क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को समझिएगा। फाइंड आउट वेवलेंथ ऑफ ए थर्ड लाइन बी लिमिटिंग लाइन in Lyman series of हाइड्रोजन में लाइमन सीरीज के लिए थर्ड लाइन और लिमिटिंग लाइन। अब देखो अगर आप इसका ए पार्ट सॉल्व करते हो जिसमें कहा गया थर्ड लाइन, अभी मैंने आज आपको सिखाया था कि थर्ड लाइन कैसे निकालोगे। अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट में जंप कर रहा है, थर्ड से फर्स्ट में जंप कर रहा है, फोर्थ से फर्स्ट में, थर्ड लाइन निकालनी है आपको,
तो थर्ड लाइन लाइमन सीरीज में, अब लाइमन के लिए n1 तो 1 हो जाता है, आज सिखाया था। अब इसकी इमीडिएट नेक्स्ट से जो आएगी वो फर्स्ट लाइन, सेकंड से फर्स्ट में आएगी फर्स्ट लाइन, थर्ड से फर्स्ट में आएगी सेकंड लाइन, और फोर्थ से फर्स्ट में आएगी थर्ड लाइन। तो n2 की वैल्यू आपके पास यहाँ पर होगी 4। बस आपने वैल्यू पुट कर देनी है 1 बाई लेमडा r 1/1 स्क्वायर 1/4 स्क्वायर, और इस तरह से ये आप थर्ड लाइन के लिए इस वैल्यू को यहाँ पर बता पाएंगे, जो कि सॉल्व करके वेवलेंथ आनी चाहिए 97 नैनोमीटर। ये वेवलेंथ आपकी आनी चाहिए अगर आप थर्ड लाइन के लिए सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सॉल्व कर रहे हैं लिमिटिंग लाइन, तो लिमिटिंग लाइन का मतलब होता है लास्ट लाइन, लास्ट लाइन, क्योंकि लाइमन सीरीज है। अब लाइमन सीरीज में लोएस्ट यानी कहीं से भी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में आए तो n1 तो फिक्स हो गया 1, और n2 क्या हो गया इन्फिनिटी, क्योंकि लास्ट लाइन का मतलब जो इन्फिनिटी से आती है। z हो गया 1 क्योंकि ये हाइड्रोजन है। नाउ सिमिलरली पुट द वैल्यू 1 बाई लेमडा 1/1 स्क्वायर 1/infinity स्क्वायर एंड दिस इज 1 स्क्वायर, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपका जवाब 91 नैनोमीटर, ये आपका जवाब यहाँ पर होना चाहिए। तो इस तरीके से ये हमारा टॉपिक यहाँ पर स्पेक्ट्रम का कंप्लीट होता है। जो भी क्वेश्चन बोर्ड में कॉम्पिटिटिव में कहीं भी आ सकता है वो हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं। मैंने सभी तरह के क्वेश्चन करवा दिए, इनकी प्रैक्टिस करना, क्योंकि कैलकुलेशन में यहाँ पर गलतियाँ होती हैं, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। मिलेंगे अगली क्लास में।